तो आज की पहली खबर जो हमारे मेन्यू में थी वो ये कि बीजेपी के नेता संगीत सोम हमारे चक्रव्यूह में आज घिरने वाले हैं, जिन्होंने जाने माने सुपरस्टार शाहरुख खान को गद्दार कह दिया है। क्या इस बयान के पीछे की राजनीति और इसका मतलब, इस बवाल पर पूरा फोकस आज होने वाला है। आज की दूसरी खबर जो हमारे मेन्यू में है वो बंगाल से ही जुड़ी हुई है, जहां पर टीएमसी का पारा इस वक्त हाई है। बात उंगली दिखाने तक कैसे पहुंच गई है, बंगाल का पूरा सियासी गुणाभाग भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे टीएमसी और बीजेपी के बीच आखिरकार ये उंगली का माजरा क्या चल रहा है। और आज की तीसरी कहानी जो हमारे चक्रव्यूह में होने वाली है, आज चक्रव्यूह का कैमरा घंटा कहने वाले नेताजी की खबर लेगा। वो नेता जो पत्रकारों के सवालों को फोकट कहते हैं, घंटा कहते हैं। इंदौर के जहरीले पानी से लेकर जबलपुर में शराब से मौत की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको दिखाने वाले हैं। और चौथी खबर जो हमने अपने मेन्यू में रखी है, कांग्रेस के मक्खनबाज नेता नाना पटोले के बारे में बात होगी। वो भी हमारे चक्रव्यूह में आज घिरेंगे, जिन्होंने राहुल गांधी के आगे नंबर बनाने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। तो ये तो हमारा मेन्यू था। इस मेन्यू में जनता जनार्दन की राय क्या है, हमारे प्रोग्राम की दशा और दिशा जनता जनार्दन तय करती है। पब्लिक व्यू देख लेते हैं, सोशल मीडिया पोल में किस कहानी को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। आइए बारी बारी से 10% पायदान नंबर 4 की बात कर रहा हूं, हम लोग 4 से 1 की तरफ जाते हैं। तो राहुल गांधी वाली खबर को जो कि नाना पटोले ने कहा 10% लोग देखना चाहते हैं हमारे पोल के मुताबिक। हमने तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट को जोड़ लिया है। बंगाल का गोलीमाल, ये खबर जो टीएमसी वर्सेस बीजेपी की चल रही है, उंगली का माजरा क्या है, उसको 21% लोग देखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर है शाहरुख, सोम और गद्दार, इसको 26% लोग देखना चाहते हैं। और पहले नंबर पर जो खबर आई है, दर्शकों की सबसे बड़ी पसंद बनकर उभरी है, वो है नेताजी का घंटा, 42% लोग। ये वो बयान जो कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में दिया, जहां पर दूषित पानी पीने से दर्जनों लोगों की मौत हुई है। 42%, 26%, 21%, 10%। बड़ी खबर जनता के व्यू में 42% लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय की खबर को देखने को कहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और हमारी टीम ने यह तय किया, हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने, कि हम सबसे पहले बात आज संगीत सोम की करते हैं, जिनका नाम में तो संगीत है पर जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें संगीत कम ही सुनाई दे रहा है। शाहरुख खान को क्यों निशाने पर ले रहे हैं? और ये भी मैं साफ कर दूं, हम ये खबर इसलिए पहले ले रहे हैं कि संगीत सोम भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे। उनसे सीधे तौर पर पूछेंगे आखिरकार क्या चाहते हैं वो। बीजेपी के नेता संगीत सोम ने जाने माने सुपरस्टार शाहरुख खान को सरेआम भरी रैली में गद्दार कहा है। शाहरुख की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि शाहरुख पर सवाल उठाने वाले संगीत सोम अकेले शख्स नहीं है। एक धर्मगुरु है, कथावाचक है देवकीनंदन ठाकुर साहब, वो भी शाहरुख खान पर सवाल दाग चुके हैं कि आपने बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्यों खरीद लिया आईपीएल के लिए। ये लोग नहीं जानते हैं कि नियम कायदे क्या है, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। आज इनको आईना दिखाने का दिन भी है। संगीत सोम ने मोर्चा संभाल लिया और कुछ ही देर पहले मैंने संगीत सोम के साथ एक खास बातचीत रिकॉर्ड की है, जो कुछ ही देर पहले की है। आपको इसको जरूर सुनवाऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले पूरा माजरा समझा देते हैं। सोम ने दोबारा शाहरुख खान को गद्दार कहा। मेरे साथ इस बातचीत में वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। क्या उनके तर्क हैं, क्या उनके कुतर्क हैं, और वो कुतर्क हैं कि वितर्क हैं, या आप खुद अपने आप गेस करिएगा। संगीत सोम कहते हैं कि देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और यहाँ देश मतलब बांग्लादेश में, यहाँ शाहरुख जैसे गद्दार उन्हें करोड़ों रुपए दे रहे हैं। यानी जिस देश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उन देश के खिलाड़ियों को आप क्यों खरीद रहे हैं? संगीत सोम ने यह बयान क्या इसीलिए दिया क्योंकि शाहरुख के नाम के आगे खान लिखा हुआ है। वो एक खास कम्युनिटी से आते हैं, वो एक खास वर्ग से आते हैं जिसको बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा को मानने वाले लोग लगातार टारगेट करते आए हैं, ऐसा हमने कई बयानों में बीते कुछ सालों में देखा है। या फिर सोम वाकई में बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता संगीत सोम को सता रही है, या ये कोई संगीत सोम की सियासी चाल है? या एक और महत्वपूर्ण पहलू ये इस खबर का कि संगीत सोम क्या अपना सियासी चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त पार्टी में एक तरीके से हाशिए पर चले गए हैं पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद। पहले बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान की एक झलक देख लीजिए, फिर मैं आपको इस बयान की टाइमिंग और सोम की नफरती राइमिंग की पर्दे के पीछे की कहानी का पर्दा उठाता हूं।
चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो देश में बैठे हुए गद्दार, शाहरुख खान जैसे गद्दार, समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शाहरुख खान गद्दार है? वो शाहरुख खान जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता हैं, भारत के राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार ले चुके हैं, जिन्होंने फिल्म स्वदेश में हिंदुस्तान की आत्मा दिखाई थी, फिल्म चक दे इंडिया में तिरंगे को सलाम किया था, फिल्म जवान में सिस्टम से सवाल पूछे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, शाहरुख ने विदेशों में भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, एक पहचान बनाकर भी पेश किया है। विदेशों में भारत की सॉफ्ट पावर के तौर पर एक भारत की छवि बनाई है। आपको याद होगा, नौसेना के पूर्व अधिकारियों को कतर से छुड़ाने में भी शाहरुख के बैक चैनल की मदद की खबरें सरकार ने ली थी। ये खबरें भी सामने आई थी, यानी वो सरकार की मदद भी करते रहे। उसी शाहरुख को बीजेपी के नेता संगीत सोम, जो अभी विधायक तक नहीं है, वो गद्दार करार देते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसके लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान या फिर उन्हें अपनी टीम केकेआर के लिए खरीदने वाले शाहरुख खान को जिम्मेदार ठहराना क्या उचित होगा? क्या इसी साल यानी 2026 में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, बांग्लादेश में भी चुनाव होने हैं? इसीलिए क्या संगीत सोम बंगाल बेस्ड कोलकाता नाइट राइडर्स में रहमान को लेकर तनाव बढ़ाने में लगे हुए हैं? क्या ये पोलराइजेशन करने की कोशिश है? आखिर संगीत सोम इतनी नफरत लाते कहां से? आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेल आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम मेरठ के सरदना से हैं, उनको तो वहां के लोग जानते होंगे, लेकिन शाहरुख खान और बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक खासियत है। इन दोनों की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले बात संगीत सोम की कर लेते हैं। कौन है ये बीजेपी के नेता? 2007 में संगीत सोम को बसपा से, बीएसपी से टिकट मिला, लेकिन टिकट कटने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2011 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2012 में मेरठ की सरदना विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, विधायक बने। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कथित नफरती बयानबाजी वाली राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। हिंदुत्व के नाम पर विवादित बयानबाजी उनकी पहचान बन चुकी है। कभी जिन्ना, कभी हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तान, और अब शाहरुख खान के खिलाफ बयान देकर संगीत सोम राष्ट्रीय मीडिया में इस वक्त छाए हुए हैं। संगीत सोम 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद अपना चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने उसके बाद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में या संगठन में भी अब तक नहीं दी है। लाइमलाइट में आने के लिए सीधे शाहरुख खान को वो निशाने पर ले रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। संगीत सोम के बयान की टाइमिंग को देखिए। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केकेआर बंगाल की एक टीम है, शाहरुख उस टीम के मालिक हैं, ओनर है। इन कड़ियों को जोड़ने पर अब कुछ तस्वीर आपके दिमाग में साफ हो रही होगी कि आखिरकार संगीत सोम क्यों शाहरुख को निशाने पर ले रहे हैं। वोट बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करने की कोशिश करना, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का बहाना लेकर भारत में नफरत फैलाना, ये राजनीति नहीं, सस्ती राजनीति, क्योंकि बांग्लादेश से भारत से बहुत करीब का रिश्ता रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अभी हालात दोनों देशों के बीच में कुछ तनावग्रस्त है। लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ी और शाहरुख खान के खिलाफ बयान देने से पहले संगीत सोम को ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाहरुख खान की एक नहीं कई तस्वीरें उपलब्ध हैं, और ये भी उसी दौरान की है जब पीएम ने दिल्ली में आके प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी।
रही बात बांग्लादेशियों से नफरत की, तो अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी एक दिन पहले बांग्लादेश क्यों जाते? ढाका में खालिदा जिया के बेटे को पीएम मोदी की तरफ से शोक पत्र क्यों सौंपते? खालिदा जिया के इंतकाल पर मोदी जी क्यों संदेश बांग्लादेश को भेजते? ये दिखाते कि पूरा भारत इस दुख की घड़ी में बांग्लादेश के लोगों के साथ। संगीत सोम के इस बयान पर जब बीजेपी के बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस तरह देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखो, किसी को भी जो है वो राष्ट्रभक्ति का, किसी को भी जो है वो नेशनलिज्म का प्रमाण पत्र देने का जो है वो ठेका नहीं देश ने दिया है। इस तरह के नेशनलिज्म का प्रमाण पत्र बांटने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर आप इतने बड़े सुपरस्टार को गद्दार बुलाएंगे, मुझे तो कि उन पर कमेंट करना भी उचित नहीं लगता है, बिकॉज ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और कुछ नहीं। पागल लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं। बतौर अभिनेता शाहरुख ने देश का मान तो बढ़ाया ही है, देश का खजाना भरने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने इस फिल्मी करियर के दौरान बरसों से शाहरुख करोड़ों रुपए में इनकम टैक्स भरते आए हैं। अब इसी फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में शाहरुख खान ने पूरे 84 करोड़ 17 लाख रुपए का इनकम टैक्स जमा किया है। सरकारी खजाने में यह पैसा शाहरुख खान की तरफ से आया है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में किंग खान ने 92 करोड़ रुपए का टैक्स दिया था। यानी शाहरुख खान अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन, ये देखिए ग्राफिक्स भी आपके सामने स्क्रीन पर है और ये स्पष्ट कर देता है कि शाहरुख खान जो है वो अपनी तरफ से कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन सरकारी खजाने की ओर भी करते हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि संगीत सोम उनको निशाने पर ले रहे हैं। भूलिए मत, संगीत सोम मेरे साथ जोड़ेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा वो बातचीत भी, कुछ देर पहले की वो बातचीत है। शाहरुख खान के बाद अब बात कर लेता हूं मुस्तफिजुर रहमान की, जो कि बांग्लादेश के एक बड़े खिलाड़ी हैं। कई गली से उठकर, छोटी सी गली से उठकर आए थे, उसके बाद ये बड़े खिलाड़ी बन गए और अब दुनिया भर में क्रिकेट की दुनिया में इनकी पहचान है। आईसीसी के मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल क्रिकेटर है। आईपीएल के सबसे कामयाब बांग्लादेश के गेंदबाजों में इनकी गिनती की जाती है। रहमान ने आईपीएल में कुल 60 से अधिक मैच खेले हैं और 65 विकेट लिए हैं। वो डेथ ओवर्स में अपनी स्लो और कटर के लिए बहुत मशहूर हैं। उनको खेलना आसान नहीं होता है। अब की बार वो 6ठी आईपीएल टीम के साथ खेलने वाले, यानी 5 बार वो टीमें बदल चुके हैं। उनके ऑक्शंस भी लगातार होते रहे। 10 साल पहले 2016 के आईपीएल में रहमान ने डेब्यू किया था और उसी साल इमर्जिंग प्लेयर का आईपीएल का खिताब भी उनके नाम पर गया हुआ था। तो कुल मिलाकर मुस्तफिजुर रहमान एक बड़े खिलाड़ी हैं और बांग्लादेश की तरफ से ऑक्शन में उनको बीसीसीआई ने जगह दी थी। आईपीएल में कब मुस्तफिजुर रहमान कहां से खेले, अब ये आंकड़ा देख लीजिए। 2016 और 17 में वो सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। 2018 में वो मुंबई इंडियंस की टीम में आ जाते हैं। 2020 और 21 में वो राजस्थान रॉयल्स से मैच खेलते हैं। 2022 में दिल्ली कैपिटल्स उनको खरीद लेती है। 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स यानी धोनी की टीम का वो हिस्सा बनते हैं और 2025 में दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं। और इस बार 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको अपनी टीम में शामिल किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा, ये वो टीम है, शाहरुख खान तो इसके मालिक हैं ही हैं। इसी टीम से गौतम गंभीर ने कई बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती। गौतम गंभीर इस टीम के कप्तान भी रहे, कोच भी रहे। वही गौतम गंभीर जो बाद में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने और आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ मैनेजर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इसके निशाने पर क्यों संगीत सोम इस वक्त मुस्तफिजुर रहमान और शाहरुख खान को ले रहे हैं। दोनों के नाम एक खास मजहब के साथ जुड़ा हुआ है। केकेआर विदेशी खिलाड़ियों को भारत में आईपीएल में खेलने के लिए आने की इजाजत भारत सरकार की वीजा पॉलिसी और इमिग्रेशन लॉ के तहत मिलती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी खिलाड़ी अपने आप खेलने नहीं आ जाता। कोई भी फ्रेंचाइजी का ओनर अपने आप किसी खिलाड़ी को यहां नहीं बुला सकता। उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ती है, वीजा लेना पड़ता है। देश में उनकी एंट्री जितने दिन के लिए रहते हैं, उनको एक वीजा लेकर इमिग्रेशन के नियमों के तहत वो भारत में आते हैं। ऐसे में धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर हो या फिर संगीत सोम हो, उनको ये समझने की जरूरत है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान किसी घुसपैठिए की तरह भारत नहीं आ रहे।
वो बाकायदा भारत सरकार के इमिग्रेशन नियमों और वीजा पॉलिसी को फॉलो करते हैं, उसी के बाद ही उनकी एंट्री भारत में होती है। इतने ही नहीं, यहाँ आईपीएल खेलकर जो पैसा कमाते हैं उस पर वो भारत सरकार को टैक्स भी देते हैं। मैं अब आपको वो रूल्स और रेगुलेशन भी बताना चाहता हूं जिससे आपके दिमाग में तस्वीर और साफ हो जाएगी। कई विदेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने भारत आता है तो किस नियमों के तहत आता है? आईपीएल खेलने के लिए जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनको बी स्पोर्ट्स वीजा यानी बिजनेस स्पोर्ट्स वीजा दिया जाता है और इसके तहत वो देश में खेलने आता है। बिना वीजा के किसी की भी भारत में एंट्री नहीं हो सकती। कुछ मामलों में खिलाड़ियों को एम्प्लॉयमेंट वीजा या अलग से स्पोर्ट्स पर्सन वीजा दिया जाता है। आईपीएल खेलने आ रहे विदेशी क्रिकेटर के लिए वीजा आईपीएल सीजन की अवधि के लिए जारी किया जाता है। वीजा की मियाद खत्म होने पर खिलाड़ी को भारत छोड़ना होता है या वीजा को एक्सटेंड कराना होता है। यानी आप अपनी मर्जी से यहाँ रुक भी नहीं सकते, क्योंकि आप लीगली आए हैं तो लीगली आपका एग्जिट भी यहां से होना चाहिए। इन तमाम नियम कायदों को जानने के बाद, पूरी तस्वीर आपको जानने के बाद मुझे लगा कि शो में चक्रव्यूह में संगीत सोम को जरूर घेरना चाहिए। आखिरकार संगीत सोम ये क्यों कर रहे हैं? तमाम बातें क्यों नहीं संगीत सोम से दोबारा पूछी जाए। संगीत सोम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत सोम, आप शाहरुख खान को गद्दार कहते हैं। शाहरुख खान सैकड़ों करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरते हैं, भारत सरकार उनको इनाम से नवाजती है, पुरस्कार देती है। क्या उनको गद्दार कहना ये गलती नहीं है आपकी? मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुमित भाई आपसे कि आप मुझे बताइए कि बांग्लादेश में वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? चुन चुन के मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, नंगे करके उन्हें पीटा जा रहा है, फिर जिंदा जलाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं और हम लोग वहां के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं, वहां पैसा दे रहे हैं। वो पैसा शाहरुख खान का है क्या? वो देश की जनता का पैसा है। देश की जनता ने शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया है, नहीं तो शाहरुख खान कोई उनमें सुरखाब के पर नहीं है कि वो कोई अलग से हैं। तो वो ऐसा गद्दारी का काम कर क्यों रहे हैं? आज जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो रहमान जैसे खिलाड़ी को क्यों खरीदना चाहते हैं वहां से? संगीत जी, गजब कर रहे हैं आप। शाहरुख खान ने अपने आप खरीद लिया। बीसीसीआई ऑक्शन कराती है, बीसीसीआई की निगरानी में हो रहा है। बीसीसीआई की मुखिया शाहरुख खान नहीं है, मिथुन मिन्हास है। बीसीसीआई के साथ जय शाह भी जुड़े रहे। आप इन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप शाहरुख खान को टारगेट पर क्यों कर रहे हैं? ये सियासत नहीं है तो क्या है? लेकिन ये शाहरुख खान का आज का काम है क्या? जब पाकिस्तान की कोई बात आती है तो पाकिस्तान के विषय पे कौन बात करता है? पाकिस्तान के लिए कौन बात करता है? तब भी शाहरुख खान ही करता है। देश में अच्छा माहौल नहीं लगता तो वो शाहरुख खान को नहीं लगता। भारत में रह के इस तरीके की गद्दारपने की बात करना क्यों? आज ही क्यों? शाहरुख खान बाद में भी इस काम को कर सकते थे जब माहौल ठीक हो सकता था। अरे भाई, तो बीसीसीआई से आपको सवाल करना चाहिए। मैं समझ रहा हूं संगीत सोम, बंगाल में चुनाव आ रहे हैं। शाहरुख खान ममता दीदी के साथ कई बार तस्वीरों पर देखे गए हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनके नाम में खान लगा हुआ है। उनको निशाने पर लेकर आप सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं, जो आपकी खासियत रही। सुमित भाई, आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि अगर देश के विषय पे बोलेंगे तो आपको तुरंत चुनाव दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देश के साथ चाहे जो गद्दारी करता रहे, चाहे जो करता रहे, हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि चुनाव आ रहा है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अगर चुनाव आता है और देश के विषय पे बोलना बंद कर दें। चुनाव तो भारत में हर साल रहता है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव रहता है। तो क्या भारत के विषय पे जो गद्दारी करेंगे लोग, उनके विषय पे बोलना बंद कर देंगे हम लोग? साहब, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? सरकार बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारना चाहती है। जो तनाव आया हुआ है बीते एक साल से, उसको ठीक करना चाहती है। विदेश मंत्री अभी एक दिन पहले वहां गए, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में उनके बेटे से मिले, पीएम की चिट्ठी सौंपी, भारत के साथ भारत की बांग्लादेश की दोस्ती की बातें की गई। और आप ऐसे बयान देकर सरकार का काम नहीं खराब कर रहे हैं, अपने पीएम का काम, अपनी सरकार का काम। हम देखिए, बड़ा देश है और बड़ा देश हमेशा अपना कर्तव्य निभाता है। हम निभा रहे हैं। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री अगर उनकी मौत हुई है, उनकी डेथ हुई है, तो वहां हमारे विदेश मंत्री गए हैं। हम बड़े देश का हर कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन उस देश को भी तो निभाना पड़ेगा ना। संगीत सोम, इस बात को समझा सकते हैं आप कि खिलाड़ियों को वीजा तो आपकी बीजेपी की सरकार को। देखिए कि जहां हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं और आप वो कुछ सेकंड का विजुअल है आपके पास, आप देखिए कि वो आके हाथ मिलाया, जयशंकर जी ने मिला लिया।
कोई ऐसा नहीं है कि जयशंकर जी उससे हाथ मिलाने गए या बात करने गए। आप ये भी तो देखिए कि प्रधानमंत्री गए थे एससीओ में, जब प्रधानमंत्री गए थे तो प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया था क्या वहां के प्रधानमंत्री से? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया था क्या? अभी पाकिस्तान के साथ खेलेंगे अपने प्लेयर्स, कहां हाथ मिलाया? उस पर अलग कंट्रोवर्सी हुई थी। मुझे आप ये समझा दीजिए, वीजा तो भारत सरकार देगी ना, भारत में बीजेपी की सरकार है, उनसे कहिए, आप अपनी रैलियों में बोलिए अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने विदेश मंत्री से कि भाई वीजा ना दे। शाहरुख खान के पीछे पड़ के क्या मिल जाएगा आपको? देखिए सुमित भाई, ये देश के साथ गद्दारी है। जब देश के हिंदुओं पे अत्याचार होता, आखिर शाहरुख खान, पाकिस्तान का विषय नहीं हुआ था, आपने देखा था, जब भी कोई विषय होता है शाहरुख खान ही क्यों बढ़ चढ़ के इन सब चीजों में हिस्सा लेते हैं? शाहरुख खान, इतना पैसा देश से की जनता ने दिया है, देश की जनता ने उन्हें शाहरुख खान बनाया है। तो आप सरेआम धमकी दे रहे हैं। संगीत सोम हमारे साथ जुड़े थे। आप निश्चित जी बोलिए समझिए, वहां से खिलाड़ी नहीं, आप देश का खिलाड़ी यहाँ खेल नहीं पाएगा, आप निश्चित रहिए। तो आप उनको नहीं आने देंगे? आप सरेआम धमकी दे रहे हैं, आप विधायक रहे। मैं बता रहा हूं ना, आप निश्चित समझिए कि खेल नहीं पाएगा। शाहरुख खान से जितने खिलाड़ी खरीद ले, कोई खेल नहीं पाएगा यहाँ, एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पाएगा। आप सरेआम धमकी दे रहे हैं, आप कानून के रक्षक माने जाते हैं, बिल्कुल, इसे कुछ भी आप समझ सकते हैं, देश के लिए सब कुछ करते हैं। तो सुना आपने संगीत सोम, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी भी अपने बयान पर कायम है संगीत सोम कि वो मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ नहीं आने देंगे। वो ये क्यों बयान दे रहे हैं हमने साफ साफ पूछा, लेकिन संगीत सोम अपने बयान पर, अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं आज की अगली खबर की ओर। बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो पब्लिक व्यू में आई थी वो थी इंदौर की खबर, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के बिहेवियर पर जनता देखना चाहती है। अब खबर उस शहर से जो पिछले 8 सालों से स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में टॉप पर है। जी हां, बात हो रही है मध्य प्रदेश के इंदौर की। यहां नए साल पर कई परिवारों की खुशियों पर सरकार और सिस्टम की लापरवाही की वजह से ग्रहण लग गया है। कल तक जिन घरों में बच्चों की किलकारी गूंजती थी, आज वहां मातम पसरा है। तो बात करके क्या आप ये बताइए, वापस केंद्र तक बात पहुंचाइए। मैं बहुत दुखी हूँ मैडम, मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप क्या बोलते हैं, आप ये बताइए। दूषित पानी को दोषी मानती हूँ सर। अगर यहाँ का पानी अच्छा होता तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। दस साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, एक बेटी है। हमारा ये फ्यूचर था। काफी मन्नतों के बाद, काफी ट्रीटमेंट के बाद तो अब बेबी हुआ था मैम। बाकी लोग इधर हो जाओ भैया, भी हो जाओ, चलो भैया हो गया, बाहर हो जाइए सब भी थोड़ा सा इधर आ जाइए। मुझे निकल मासूम की मौत के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीड़ित कोई एक फैमिली नहीं है। इलाके के सैकड़ों परिवारों का हाल कमोबेश एक जैसा ही है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे की मां बदहवास है, बच्चे को याद करके रो रही है। इन्हें एक ऐसा अंतहीन दर्द मिल गया है जिसका कोई अंत नहीं है। मां बिलक रही है, रो रही है। मिन्नतों बाद जिस परिवार में बेटा हुआ हो और सरकारी सप्लाई का पानी पीने से उसकी मौत हो जाए तो परिवार का क्या हाल होगा, इन तीनों तस्वीरों से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। जब हमारा चैनल टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा पीड़ित परिवार तक पहुंचा तो देखिए किस तरह उसे रोका गया। सवाल है कि क्या पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाने की कोशिश इंदौर में कुछ बीजेपी के नेता कर रहे हैं? जहरीली सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है क्या? क्या एक मां जिसने नए साल के एक दिन पहले अपने दूध दूहे बेटे को खो दिया, उसका दर्द नहीं बांटा जा सकता? यही तो हमारी कोशिश थी। पीड़ित परिवार के घर गुंडागर्दी करने वाले ये कौन लोग पहुंचे? पर्दा हटाएंगे आगे, पहले पूरा मामला समझ लीजिए। घटना इंदौर के भागीरथपुरा की है। नाम में ही भागीरथ है, वहां वही भागीरथ जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने का काम किया।
लेकिन आज उसी भागीरथपुरा में मौजूदा सरकार और प्रशासन लोगों को पीने का साफ पानी भी इस सबसे स्वच्छ शहर में मुहैया नहीं करा पा रहे। मैडम आप बस केंद्र तक बात इंदौर में सरकारी पाइपलाइन के पानी पीने से अब तक मौत का आंकड़ा 8 हो चुका है। ये सरकारी आंकड़ा है। इनमें 6 महीने के मासूम से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं, जबकि 132 लोगों का इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। इनमें 26 मरीज आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यह आंकड़ा जो है सरकारी आंकड़े से कहीं ज्यादा है, ऐसा दावा स्थानीय लोग कर रहे हैं, जो लोग अपनी जान खो चुके हैं। सर पाइपलाइन का पानी आखिर कैसे मासूमों और बुजुर्गों के लिए जहर बना और पूरे मामले पर जिम्मेदार लोगों पर किस तरह अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। पहले इस माँ का दर्द सुनिए, यकीन मानिए आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। मैडम आप बस केंद्र तक बात नहीं बोले मैडम दर्द दुख नहीं बांट सकते। मैडम आप दर्द दुख बांट सके क्या, आप ये बताइए। होगा नहीं ना कुछ मैडम, मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप क्या बोलते हैं, आप ये बताइए। 10 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, एक बेटी है, हमारा ये फ्यूचर था। यहाँ के लिए ये दूषित पानी को दोषी मानती हूँ सर। सर अगर यहाँ का पानी अच्छा होता तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। 10 साल बाद बेटा हुआ, माँ कह रही है कि पानी साफ आता तो बेटा आज उसके बीच होता, ऐसा नहीं हुआ होता। इतना बड़ा हादसा हो गया, स्वच्छता के सिरमौर बने शहर में 8 लोगों की मौत हो जाती है, वो भी दूषित पानी। जो पीने का पानी है वो जहर बन जाता है, पीने का पानी ही जानलेवा निकल जाता है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार इन मौतों की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? पाइप में गंदे पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? प्रशासन और जनप्रतिनिधि, क्या सबने आंखें मूंद रखी थी? बात अगर इलाके के जनप्रतिनिधियों की करें तो आप ध्यान से इस ग्राफिक्स को देखिएगा। आपके सामने 4 चेहरे हैं। बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं, उसी इलाके के मंत्री हैं जिस इलाके के विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय। स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं इंदौर के महापौर है पुष्यमित्र भार्गव साहब। कमल वाघेला जो कि स्थानीय पार्षद है, जो कल मीडिया के चैनल्स के साथ देखे गए थे विजयवर्गीय साहब के साथ, और ये भी एक तरीके से डराने की कोशिश कर रहे थे वाघेला साहब। और ये MIC मेंबर है अभिषेक बबलू शर्मा। ये लोग भी माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय की ये बहुत ही करीबी टीम है। इसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि इस इलाके के जो प्रभारी मंत्री हैं इंदौर के, वो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जिनके पास उन्होंने जिम्मेदारी इंदौर की ले रखी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन विजयवर्गीय साहब पर सबसे पहले जिम्मेदारी आती है, क्योंकि भागीरथपुरा उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भी हैं। लेकिन जब मीडिया ने इनसे पूरे मामले पर बीती रात सवाल किया था, तो वो किस तरीके से मीडिया को हड़काने की कोशिश कर रहे थे, कैसे उन्होंने अपना आपा खोया, शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए कैमरे के सामने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, ये भी आपको देख लेना चाहिए। एक निजी चैनल के रिपोर्टर के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने उन्होंने कहा कि फोकट सवाल मत पूछो। सवाल था इस हादसे से जुड़ा हुआ, फोकट सवाल मत पूछो। लेकिन जब रिपोर्टर ने फिर सवाल दागा तो उन्होंने यानी कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा जवाब दिया कि यकीन करना मुश्किल होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या घंटा जैसे सवाल करते रहते। मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम का हाल क्या है, और वो इससे भी समझा जा सकता है कि घटना के 24 घंटे बाद भी कैलाश विजयवर्गीय मौत का सही आंकड़ा अभी नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जी कितने कंफ्यूज हैं, आज आप खुद सुनिए, इनके दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। देखिए, डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। जब मंत्री जी ही कंफ्यूज हो तो मध्य प्रदेश में सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, उसकी भी तस्वीर हैरान करने वाली होगी। अभी आपने सुना कि कैलाश विजयवर्गीय बता रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड से अलग ही तस्वीर सामने आई है। जिनके परिवार वाले इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, उन्होंने बाकायदा अस्पताल की दवाइयों का पर्चा हमें दिखाया, जहां पर वो उनको पैसे देकर दवाइयां मिल रही। हाँ, बिल है ना ये। तो सरकार ने तो कहा मुफ्त इलाज हो रहा है। नहीं, मुफ्त नहीं हुआ ना, ये पैसा लिया है ना उनने। अच्छा। वर्मा नर्सिंग होम के अंदर। अच्छा, ये देखिए, ये तस्वीर उस बिल की है
ये बिल जो है वो इनको दिया गया है। कितना खर्च हुआ है इसमें? अमाउंट नहीं लिखा है कितना। वाला भाई को मालूम, में तो अच्छा 100 रुपए की वो लगी है एंट्री और बाकी दवाइयों का। तो अस्पताल में जाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। इस खबर पे मैं लौटता हूँ। 7:27 हो रहे हैं, वक्त हो रहा है इस वक्त की बड़ी खबर का, जो इस वक्त चक्रव्यूह के बुलेटिन में तो नहीं है लेकिन दिन की बड़ी खबरें। वो खबरें ये बारी बारी से आपको बता देते हैं। नए साल पर बंगाल को बड़ी सौगात मिली है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इसकी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जनवरी से 4 जनवरी तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर जाएंगे, जहां वे संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में अध्यक्षता करेंगे। तीसरी बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये विधायक सरकार के विरोध में खड़े हो गए, तब क्या होगा। चौथी बड़ी खबर, नए साल की खुशियों के बीच स्विट्जरलैंड से दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर एक बार में हुए जबरदस्त ब्लास्ट में 40 लोगों की मौत की खबर हुई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसको अभी भी आतंकी वारदात के तौर पर टटोला जा रहा है। और लौटते हैं आज की फिर बड़ी खबर की ओर, जो कि इंदौर की खबर है, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। इंदौर में सरकार और सिस्टम की बदइंतजामी से लोगों की हो रही है मौत, और इस वजह से बीमार होकर अस्पताल आ रहे मरीजों के लिए हाई कोर्ट एक्शन में आ गया है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने आदेश दिया कि सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करना होगा। इतना ही नहीं, 2 जनवरी तक मरीजों की स्टेटस रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार से मांगी गई है। इंदौर में दूषित पानी से मौत पर कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से चीजों को संभालने में जुटे हैं, उसे कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी सी तस्वीर है। ऊपर घंटा लिखा है, नीचे गालीबाज कैलाश। साथ ही पोस्टर पर लिखा गया कि ना काम होता है ना भाषा सुधरती है, कैलाश की जुबान हर बार बिगड़ती है। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता घंटे के साथ सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतर गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कैमरे के सामने आए और दूषित पानी से मौत के मामले पर सीधा आरोप बीजेपी पर मढ़ा है। और इनने बीजेपी ने पानी में जहर दिया, मौत दी। अहंकार कितना अद्भुत और अकल्पनीय है कि जब पत्रकार सवाल करते हैं तो मंत्री गालियां देते हैं। मुख्यमंत्री से मुझे बहुत आशाएं थी। मैं जब मां परिजनों से मिलने गया, जिनकी मौत हुई उनके घर गया, तो सबका भावना थी सरकार उनकी मदद करेगी। हमारे मुख्यमंत्री ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मौत हुई 13 लोगों की। मुख्यमंत्री 4 मौतों की पुष्टि करते हैं, मतलब मौतें छुपाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी की सरकारें बुलडोजर चलाने के लिए जानी जाती है कानून व्यवस्था के नाम पर। इंदौर में इतने सारे मासूम लोग पीने के पानी की वजह से मर गए। क्या यहाँ पर जो लोग दोषी हैं, जिन पर सरकार सवाल खड़े कर रही है, जिन पर इल्जाम लग रहा है, क्या वहां पर बुलडोजर चलेगा? क्या इस बारे में सरकार सोचेगी? चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। नए साल का आगाज हो चुका है। 2026 में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। जैसा हमारे लिए नया साल नई उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आया, ठीक वैसे ही बीजेपी के सामने ममता के गढ़ यानी बंगाल में कमल खिलाने की चुनौती इस साल की सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं ममता बनर्जी को भी इस साल सबसे बड़ी सियासी अग्नि परीक्षा से गुजरना है। ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की कुर्सी पर विराजमान है, इसीलिए बीजेपी उन्हें हल्के में लेने की भूल कतई नहीं करना चाहती। कुल मिलाकर इस साल बंगाल में निर्णायक सियासी जंग होने वाली है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, केरल और असम में विधानसभा चुनाव इसी साल होंगे, लेकिन बंगाल का सियासी पारा सबसे ज्यादा चढ़ा है। कहा जा रहा है कि बंगाल के चुनाव 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा भी तय कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी ने ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी अब तक बंगाल में सत्ता का ताला बीजेपी के लिए नहीं खोल पाई है, और यही वजह है कि 2026 में बीजेपी के लिए ये लड़ाई करो या मरो जैसी मानी जा रही है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता बचा लेती है तो उनका कद राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में वे विपक्ष की संभावित प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर भी मजबूती से 2029 के लिए उभर सकती हैं। यही वजह है कि टीएमसी के नेता दिल्ली में आकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज बंगाल जाकर ममता के खिलाफ दहाड़ रहे हैं। कल तक अमित शाह बंगाल में थे तो टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी पूरी टीम चुनाव आयोग के दफ्तर दिल्ली में एसआईआर पर उनसे भिड़ रही थी। अभिषेक बनर्जी के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात की, उनको डराने की या
दबाने की कोशिश की। थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में बीजेपी की सरकारें बड़े बहुमत से बनी। 2024 के चुनाव में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी और एनडीए की पूरी बहुमत के साथ सरकार बन गई और अब बीजेपी ने बंगाल में बहुमत से सरकार बनाने का इस बार प्लान किया है, ऐलान किया है। अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान दीदी पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ, कटमनी, आर्थिक पिछड़ापन जैसे मुद्दे के आरोपों लगाकर जमकर सियासी बाउंसर फेंके। वहीं टीएमसी एसआईआर पर उंगली उठाती है। चुनाव आयोग के आदेश पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष संशोधन चल रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 58 लाख नाम हटाए गए हैं। टीएमसी का आरोप है कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है और बंगाल को निशाना जानबूझकर बनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने इस लिस्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी की। कल जब अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के साथ मीटिंग करने बाहर गए तो यह आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए की जा रही है। टीएमसी ने कहा अगर फाइनल लिस्ट में गड़बड़ी रही इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और कानूनी लड़ाई उनकी पार्टी लड़ेगी। इस पर चुनाव आयोग ने टीएमसी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चुनावी अधिकारियों को धमकाने या डराने की कोशिश टीएमसी या उसके कार्यकर्ता करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई करने के बारे में ईसी सोचेगा। दिल्ली में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच इस वॉकआउट के बाद बंगाल के बीजेपी नेता इस बार राज्य में कमल खिलने का दावा कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को मालूम हो गया जो एसआईआर जब हो गया उनका जीतने का कोई आशा नहीं है, इसीलिए एसआईआर को उन्होंने तो रोक नहीं पाया। अभी जो हियरिंग है उसको रोकने के लिए हजारों प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सामने जाके जैसा अभव्य व्यवहार उन्होंने किया, मैं समझता हूं जो तृणमूल कांग्रेस का विनाश इतना नजदीक आ गया इससे स्पष्ट होता है। तृणमूल कांग्रेस अभी गुंडागर्दी करके भी इसको रोकना चाहते हैं और ये रोक देंगे तो चुनाव का समय भी बदल जाएगा और इस बीच में तृणमूल कांग्रेस का सरकार का समय समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और बंगाल का सारे लोग चाहते हैं राष्ट्रपति शासन में बंगाल में चुनाव हो। तृणमूल गुंडागर्दी करके उसी दिशा पे चल रहा है, वो अपना पैर पर खुद कुराली मार रहा है। बीजेपी ने बिहार में अभी बड़ी जीत हासिल की है। बिहार से सटा हुआ बंगाल है। बंगाल में इस बार अपबीट क्यों दिखाई दे रही है बीजेपी, आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए, आप समझ जाएंगे आखिरकार क्या ये माजरा है। 2014 से शुरू कर रहे हैं। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, लोकसभा में 2 सीट बीजेपी जीती थी 2014 में बंगाल में और 17% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 34 सीटें उस वक्त मिली थी और 39 करीब 40% वोट थे। अब आगे बढ़ते हैं, 2014 के बाद 2019 की करते हैं। 19 में बीजेपी की सीटें 2 से बढ़कर 18 हो गई और वोट परसेंटेज बढ़कर 41 हो गया। टीएमसी की सीटें घट गई, 22 पर आ गए और वोट परसेंटेज उनका बढ़ा हालांकि, लेकिन सीटें कम हो गई। अब 2019 के बाद 24 का चुनाव है, पिछला चुनाव लास्ट ईयर हुआ है, बीजेपी की सीटें कम हो गई, 12 सीटें हैं, पर वोट फीसदी जो है वो 30% रहा। टीएमसी ने चुनाव जीता, वहाँ पर 29 सीटें जीती पिछली बार के मुकाबले, ज़्यादा सीटें बढ़ी और वोट परसेंटेज भी टीएमसी का बढ़ा। तो टीएमसी को लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन अब विधानसभा की बात कर लेते हैं, वो तो लोकसभा की बात थी। विधानसभा के 2016 के चुनाव में बीजेपी के पास 3 सीटें थीं, 10% के आसपास का वोट परसेंटेज था। टीएमसी के पास 211 सीटें थी और करीब 44% वोट था। 2016 के बाद 2021 में चुनाव हुए, यानी इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव, बीजेपी की सीटें बढ़कर 77 हो गई, करीब 38% बीजेपी को वोट मिला। टीएमसी की सीटें 213 पे रहीं, उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा लेकिन सीटें ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। अब 26 का चुनाव होने वाला है और ये जो बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, बीजेपी को लग रहा है कि ये बिहार के चुनाव का असर बंगाल में होगा और जो वो घुसपैठिए का मामला उठा रही है, इससे बीजेपी टीएमसी को इस बार टक्कर दे देगी और यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। आइए लौटते हैं आज की अगली खबर की ओर। ये कांग्रेस की खबर है। कांग्रेस में गजब चल रहा है भाई। नंबर बनाने के चक्कर में नेताजी क्या क्या बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस बार नाना पटोले सबसे आगे निकल गए।
नाना पटोले महाराष्ट्र में कांग्रेस के सकोली सीट से विधायक हैं। बीच में बीजेपी में चले गए थे, लेकिन 2018 से कांग्रेस में हैं। इन्हीं नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और बीजेपी के हाथ में एक सजा सजाया मुद्दा दे दिया है। पटोले ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी भगवान श्री राम का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने दबे कुचले पीड़ित वंचितों के लिए काम किया। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में यही काम कर रहे हैं। देश के लोगों को न्याय दिलाने की उनकी लड़ाई शुरू हो गई है। पटोले कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ाकर भले ही आलाकमान को खुश ना कर पा रहे हों, लेकिन बयानों से दिल जीतने की, नंबर बनाने की भरपूर कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की हो। इससे पहले जब राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा पर निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा, तब भी पटोले ने कहा था भगवान राम और राहुल गांधी दोनों के नाम आर से शुरू होते हैं। लेकिन इस बार तो पटोले जी बहुत आगे निकल गए। राहुल गांधी को आधुनिक दौर के भगवान तक उन्होंने करार दे दिया। सुनते हैं नाना पटोले का यह बयान। देखो, हमारे नेता राहुल जी भगवान श्री राम का ही काम कर रहे हैं। आपने भगवान श्री राम शोषित, पीड़ित, वंचित और लोगों के लिए काम करते थे। वही काम हमारे नेता राहुल जी पूरे देश में देश की जनता को न्याय देने के लिए उनकी लड़ाई शुरू है। जब रामलला को ताला लगा के बंद किया गया था, तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस रामलला के उसका दरवाजे का ताला खुद खुलवाया था और खुद पहली पूजा उन्होंने की थी। तो जब हमारे नेता राहुल जी अयोध्या जाएंगे तो दर्शन करेंगे, लेकिन आज जो काम खुद जो उनका है वो भगवान श्री राम जी का ही काम वो कर रहे हैं। राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से किए जाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी पटोले के इस बयान से लाल पीले है। बात प्रभु राम की है तो बीजेपी की तरफ से प्रचंड प्रहार होना स्वाभाविक था। सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी को जननायक बता रहे थे ये लोग बिहार चुनाव में। कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान किया, फिर सोनिया गांधी की वजह से क्रिसमस होता है ये रेवंत रेड्डी ने कहा, और अब सारी सीमाएं पार करते हुए राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से, मतलब ये हिंदू आस्था पर चोट करना नहीं हुआ। किसी ऐसे इंसान की जो राम जी को काल्पनिक कहता हो, उसकी तुलना प्रभु श्री राम से की जा सकती है क्या? किसी की भी तुलना की जा सकती है क्या? ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम जी काल्पनिक है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नाच गाना। ऐसे लोग जो हमेशा हिंदू आस्था पर चोट करते हैं, ये तो सबसे बड़ा हमला है, इंसल्ट है, और मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों की आस्था आहत हुई है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अपने अपने सूबे में तो पार्टी को नहीं जिता पा रहे हैं, पर अपने आला कमान को खुश रखने के लिए ऐसी मक्खनबाजी करते रहे। कुछ नेताओं के बयान, जिसमें सलमान खुर्शीद हैं, अशोक गहलोत हैं, वो क्या किस तरीके से कहते रहे राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर, उसकी जरा याद दिला देता हूं। कांग्रेस नेता भले ही राहुल की शान में घसीटे पड़े, लेकिन यह भी सच है कि राहुल गांधी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने इसे राजनीतिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस का कार्यक्रम बता दिया था। लेकिन इसके बाद भी आज तक राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं गए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी भगवान श्री राम को काल्पनिक पात्र भी बता चुके हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आज से नए साल की शुरुआत हुई है। 1 जनवरी 2026 है। साल का पहला दिन देश में कई बड़े बदलाव लेकर आया। ये खबर बहुत काम की है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। इस वायरल इस क्लिप को एडिट कर फॉरवर्ड भी जरूर करिएगा। आपके पास जब ये क्लिप पहुंचेगी बहुतों का भला होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। यह बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर की गई है और साल के पहले दिन से ये 111 रुपए महंगा हो गया है। ये तो शुरुआत है, आगे देखिए आगे क्या होता है। इस साल में क्या क्या होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको धीरे धीरे से सब चीजें बता देता हूं। इस साल 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने आज से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती यानी सस्ता करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, आगे आरबीआई रेपो रेट में और कटौती कर सकती है। यह कटौती 0.25% की हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ब्याज दरें कम हो जाएंगी और आपकी ईएमआई का बोझ भी आपकी जेब पर कम पड़ेगा। इस साल न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने पर अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर
कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए देश के सभी किसानों के लिए यूनिक किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे लाखों किसानों को सीधे फायदा होने वाला है। तो कुल मिलाकर हर तमाम चीजें जिससे आम व्यक्ति को फायदा पहुंचेगा। नए साल में क्या क्या होने वाला है। चक्रव्यूह के दर्शक, अब पब्लिक व्यू की बात कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के लास्ट में मैं आ चुका हूं। पब्लिक व्यू में क्या क्या चीजें आज हमको रिएक्शंस में मिली हैं। महेश पेटकर बांग्लादेश वाली खिलाड़ी का जो मामला है संगीत सोम वाला, उस पर लिखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेने की जरूरत नहीं है, जो बात संगीत सोम कह रहे थे। चक्रव्यूह के एक और दर्शक है पुनीत ठक्कर, वो नाना पटोले के बयान पर कहते हैं कि नाना पटोले को मक्खनबाजी से बाज आना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं इस पूरी खबर के जरिए और आपके व्यूज के जरिए क्या देश में चल रहा है, वो हम समझने की और समझाने की आप सबको कोशिश करते हैं। तो आज चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6:57 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैप्पी न्यू ईयर। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.